आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं जैक बोर्ड क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ये आपका चैप्टर नंबर 3 का होगा। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को पूरे तरीके से कंप्लीट कर दिया है, यानी जो भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 1 नंबर वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारा क्वेश्चन करवा दिया। आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 का करने वाले हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि एग्जाम के शुरुआती में जब आपका एग्जाम रहेगा और 1-2 दिन बचेगा उस टाइम आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर नहीं कर पाओगे। उस समय आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पर ही फोकस करना है। अभी सब्जेक्टिव पढ़ोगे तो उस समय याद रहेंगे, उस समय आप रिवीजन भी कर लोगे तो काम बन जाएगा। इसीलिए सब्जेक्टिव अभी से ही तैयारी करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, पहला क्वेश्चन है आसियान की स्थापना कब हुई और इसके कितने सदस्य देश हैं। इसका उत्तर है आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी और इसके 5 देश है संस्थापक सदस्य है। पहला देश देखिए यहाँ पर इंडोनेशिया, दूसरा आपका मलेशिया, तीसरा आपका थाईलैंड, चौथा आपका फिलीपींस और 5वां सिंगापुर। वर्तमान में आसियान के टोटल 10 सदस्य संख्या है, ठीक है, 10 सदस्य देश है टोटल। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, चीन ने खुले द्वार की नीति कब चलाई और उससे क्या लाभ हुए, यानी उससे उसका क्या लाभ हुआ खुले द्वार नीति से चीन के द्वारा। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है दिसंबर 1978 ईस्वी में देंग सियाओपिंग ने खुले द्वार की नीति चलाई थी। इसके कारण चीन अद्भुत प्रगति की ओर आने वाले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभर कर आया, ठीक है, यानी इसकी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा छलांग लगा और इसकी अर्थव्यवस्था सुधर गई पूरी तरीके से इस नीति के कारण। आगे देखिए तीसरा नंबर, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, उसकी सामान्य नीतियाँ क्या थी। तो देखिए यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई। अब इसकी जो सामान्य नीतियाँ थी, ठीक है, यानी इसका जो रणनीति है, आखिर ये जो संघ बना है किस लिए बना है वो चीज़ आपको लिखना है। इसकी सामान्य नीतियाँ यहाँ पर मिस प्रिंट है, ठीक है, पहला विदेश नीति है, दूसरा सुरक्षा नीति, तीसरा आंतरिक मामलों, यहाँ अंतरिक्ष लिखा गया है, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़ी मामलों में सहायता करना, ठीक है, इसका यही काम है, और मुद्रा का प्रचलन करना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, आसियान किस प्रकार का यूरोपीय संघ से भिन्न है, यानी दोनों में डिफरेंस निकालना है। आसियान में और यूरोपीय संघ में दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए यहाँ पर दोनों का डिफरेंस दिया गया है। बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन है, अर्थव्यवस्था वाला संगठन है, आर्थिक संगठन है, तथा साथ ही सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। आसियान की बात हो रही है, जबकि यूरोपीय जो संघ है वो आर्थिक सहयोग तो है ही, यानी ये भी एक आसियान के जैसा ही आर्थिक संगठन है, लेकिन साथ ही एक राजनीतिक संगठन भी है, ठीक है, जो राष्ट्र राज्य की तरह काम करती है और इसका अपना झंडा, राष्ट्रगान, स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा है। दोनों में डिफरेंस आप लिख सकते हो इस तरीके से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, अमेरिकी वर्चस्व के विरुद्ध सत्ता के 3 वैकल्पिक केंद्र क्या है। यही आपका चैप्टर है वैकल्पिक केंद्र। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जब अमेरिका का वर्चस्व हुआ, यानी जब शीत युद्ध खत्म हो गया पूरे तरीके से, शीत युद्ध किनके किनके बीच में था, सोवियत संघ रूस है ना, और दूसरा आपका ये संयुक्त राज्य अमेरिका। ये पूरे तरीके से जब विघटन हो गया इसका, यानी ये पूरे तरीके से इसके जितने भी गणराज्य थे वो सारे टूट गए। उसके बाद फिर अमेरिका का वर्चस्व हुआ, यानी सबसे ताकतवर सबसे शक्तिशाली राज्य यही उभर कर आया। तो इसके वर्चस्व के विरुद्ध में, इसके खिलाफ में सत्ता के 3 वैकल्पिक केंद्र क्या है। तो देखिए यहां पर पहला क्या है, ध्यान से देखिएगा, यूरोपीय संघ, ये दूसरा आसियान, ठीक है, जो दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संगठन है, एवं चीन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे यहां पर देखते हैं छठा नंबर, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब और किस संधि द्वारा हुआ। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन किस संधि द्वारा हुआ है। क्वेश्चन घुमा भी सकता है, ध्यान से पढ़िएगा। पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी के जैसा आसान नहीं है, ये थोड़ा सा टफ लैंग्वेज होता है। तो इसका उत्तर है यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन मार्च 1957 को रोम की संधि द्वारा हुआ था। अब यहाँ पर देखते हैं आगे क्वेश्चन 7 नंबर, यूरोपीय संघ में मतभेद के 2 उदाहरण दीजिए। यूरोपीय संघ में कुछ मतभेद थे, उसके क्या क्या उदाहरण है। यहाँ पर देखिए पहला, इराक पर जब हमला हुआ था, ठीक है, और अमेरिकी हमला हुआ था, अमेरिका ने हमला किया था, तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर थे वह उसके साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ थे। दूसरा उदाहरण है, यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो का मतलब होता है यूरोपीय मुद्रा, ठीक है, यूरो को लागू करने को लेकर असहमति भी थी। तो ये 2 उदाहरण थे जिस कारण से यूरोपीय संघ में मतभेद था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, आसियान के सदस्य देशों के नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पर टोटल 10 है, वर्तमान वाला यहाँ पर लिखा हुआ है इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, इसके बाद म्यांमार एवं मलेशिया, सिंगापुर, इसके बाद देखिए दारुसलाम, लाओस, कंबोडिया।
आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आसियान के 4 उद्देश्यों को लिखे, इसका क्या उद्देश्य है। यहाँ पर देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 3 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर क्या उत्तर है। पहला देखिए, पहला उद्देश्य अपने क्षेत्र में आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, आसियान का यही उद्देश्य है। दूसरा, अपने क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा स्थापित करना। तीसरा, साझे हितों के मामले में परस्पर सहायता को बढ़ावा देना, यानी अपने जो भी सदस्य देश है उनके साझे हित के लिए कोई भी मामला अगर हो उसमें परस्पर हेल्प करना, उसको बढ़ावा देना। साथ ही साथ 4 देखिए, समान उद्देश्यों वाले अन्य क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंध स्थापित करना। ये 4 उद्देश्य थे किसका, आसियान का। आगे यहाँ पर देखिए 5 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्शल योजना क्या है। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर है, यह योजना अमेरिकी विदेश मंत्री के नाम पर मार्शल योजना रखा गया है। बिल्कुल सही है, अमेरिका का जो विदेश मंत्री था मार्शल टिटो, उनके नाम पर ही ये योजना रखी गई है। इस योजना को 1948 में लाया गया था। इस योजना के तहत अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के उन देशों को आर्थिक मदद की थी जिसकी अर्थव्यवस्था दूसरे विश्व युद्ध में लड़ाई करते हुए पूरे तरीके से बहुत ही नष्ट हो चुकी थी। उसका जो अर्थव्यवस्था था वो पूरे तरीके से नष्ट हो चुका था युद्ध लड़ते लड़ते। किसका, पश्चिमी यूरोप का। और इसी योजना के तहत अमेरिकी विदेश मंत्री इसको हेल्प भी किए थे आर्थिक तौर से। और इस कारण से क्या हुआ, युद्ध के बाद, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के पक्ष में ये हो गए थे। इस योजना के बाद पश्चिमी यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से विकास हुआ। सोवियत संघ ने इसे विस्तारवादी नीति कहकर इसकी आलोचना की थी। ऑब्वियसली सोवियत संघ, रूस और जो अमेरिका, दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध, और अगर अमेरिका के सपोर्ट में कोई भी जाएगा तो उसकी आलोचना 100% रूस करेगी। तो किस बात को लेकर रूस आलोचना कर रही थी कि ये अमेरिका का एक विस्तारवादी नीति है, एक षड्यंत्र है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों और उनके उद्देश्यों के बारे में बताइए। यहाँ पर देखिए पहला, आसियान सुरक्षा समुदाय। यह समुदाय आसियान देशों के बीच होने वाले टकराव को दूर करता है। के अंदर क्या था कि समुदाय आसियान देशों के बीच में होने वाले टकराव को दूर करती है, यानी अगर आपस में कोई भी अगर किसी कारणवश अगर लड़ झगड़ जाते हैं तो उसके बीच में आपसी सहमति बनाना, सुरक्षा प्रदान करना, ये काम था। इसके बाद आसियान आर्थिक समुदाय, यानी आसियान आर्थिक समुदाय आसियान देशों को साझा बाजार और उत्पादन आधार तथा क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, यानी जो भी बाजार व्यवस्था थी, उत्पादन वाला जो भी आधार था, सामाजिक और आर्थिक चीज़ों में इनको विकास करना भी ये आसियान का भी काम था, उनका उद्देश्य था। तीसरे पॉइंट पर आपका आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। अब इसके अंडर में क्या है, यह समुदाय आसियान देशों के बीच में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को भी बढ़ावा देना। तो ये 3 पॉइंट है जो आसियान के उद्देश्य है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचशील क्या है, इसके सिद्धांतों को लिखे। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है, भारत के शुरुआती दौर में चीन के साथ मित्रता संबंध थी। शुरुआती टाइम में इस मित्रता को बढ़ावा देने के लिए 1954 ईस्वी में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत की यात्रा की। इसी दौरान भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते में 5 सूत्र रखे गए जिसे पंचशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये 5 सिद्धांत क्या है। पहला, एक दूसरे की प्रभुसत्ता व प्रादेशिकता एवं अखंडता का सम्मान करना है। दूसरा आपका, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना है। दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप ना करना। चौथा आपका, समानता व परस्पर लाभ करना, यानी एक दूसरे के बीच में जो भी अगर समानता है उसको बरकरार रखना और उसके साथ ही दोनों के बीच में लाभ व्यवस्था लागू करके रखना। आगे देखिए 5 नंबर, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत रखना, यानी किसी तरीके से युद्ध जैसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, आपस में शांतिपूर्ण का सिद्धांत लागू रखना चाहिए। ये 5 सिद्धांत थे। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वर्मा गेस्ट पेपर के। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, आसियान दक्षिणी पूर्वी एशियाई संगठन है, तो यह क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसको शॉर्ट में अगर आप लिख सकते हो, इसका उत्तर आसियान दक्षिणी पूर्वी एशियाई, ये चीज़ तो आपको लिखना होगा, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय महत्वपूर्ण संगठन है, याद रखिएगा। इसके बारे में अगर आप एक्स्ट्रा और लिखना चाहते हो, इसकी स्थापना लिख सकते हो, इसमें टोटल कितने सदस्य देश है वर्तमान में, ये सारा कुछ आप लिख सकते हो, जो अभी मैंने कुछ ही देर पहले वीडियो में बता दिया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, विश्व के 4 क्षेत्रीय संगठन के नाम लिखिए। तो देखिए पहला यूरोपीय संघ, दूसरा आसियान, तीसरा दक्षेस यानी सार्क, इसके बाद चौथा आपका ओपेक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर, क्षेत्रीय संगठन के 2 उदाहरण दे, यूरोपीय संघ, आसियान, वही क्वेश्चन है, बाकी आप यहाँ पर लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर,
सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का क्या आशय है, दो उदाहरण दे। तो देखिए यहाँ पर वैकल्पिक केंद्र क्या है, इसका मतलब होता क्या है, तो ध्यान से समझिएगा, बाकी मैं आपको समझा दूंगा। दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने से सत्ता के कई केंद्र उभरे। दो ध्रुवीय व्यवस्था टूटने का मतलब क्या है, जब शीत युद्ध चल रहा था किनके किनके बीच में, सोवियत संघ रूस और यूएसए के बीच में, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, तो इनके बीच में जब चल रहा था, उसके बाद जब विघटन हो गया इनका, ठीक है, सारे गणराज्य हट गए, टूट गए, इसके बाद इनका वर्चस्व हो गया। वही यहाँ पर बोल रहा है कि दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने से सत्ता के कई केंद्र उभरे, जिन्हें सत्ता का वैकल्पिक केंद्र कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर यूरोपीय संघ और आसियान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। मैक-मोहन रेखा क्या है? बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मानी जाती है, यानी जो भारत है, ठीक है, और चीन है, इन दोनों के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसी को मैक-मोहन रेखा बोला जाता है। 1914 में तिब्बत और ब्रिटेन के बीच हुए शिमला समझौते में इसे स्वीकार किया गया था, लेकिन यानी इस बॉर्डर को जो रखा गया था ना मैक-मोहन रेखा, कि हाँ इधर वाला इलाका चीन का है, ठीक है, इधर वाला इलाका किसका है, चीन का है, और इधर वाला इलाका भारतीय इलाका है। इसको स्वीकार किया गया था 1914 में तिब्बत और ब्रिटेन के बीच में शिमला समझौते में, लेकिन चीन इसे मानने से इनकार करता है और अभी तक इसका विवाद है, ठीक है, वर्तमान टाइम में भी। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या आपका, यूरोपीय संघ के 4 सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए इसका पहला आपका इटली, दूसरा जर्मनी, तीसरा फ्रांस, चौथा बेल्जियम, पांचवा नीदरलैंड। 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए क्या किया? अमेरिका ने यूरोप के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कहीं अभी कुछ ही देर पहले करवाया था कि आर्थिक रूप से मदद किए थे, किस योजना के तहत, मार्शल योजना के तहत, याद आया ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है, अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए उसे आर्थिक रूप से मदद की थी। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, आसियान की स्थापना कब हुई? इसकी प्रारंभिक सदस्य संख्या, मतलब सदस्य देशों की संख्या क्या थी? प्रारंभिक में यानी शुरुआत में, वर्तमान की बात नहीं हो रही है। तो आसियान की स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी और इसकी सदस्य जो शुरुआत में था वो 5 सदस्य देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। अभी इसके टोटल 10 हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्या आपका क्वेश्चन, सार्क यानी दक्षेस से क्या अभिप्राय है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है सार्क अथवा दक्षेस। तो दोनों नाम अगर क्वेश्चन पेपर में रहे तो याद रखिएगा दोनों एक ही चीज़ है, एक दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसका गठन सितंबर 1985 में ढाका में हुआ। देखिए ये है क्या, एक दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, ठीक है, जिसका गठन 1985 में ढाका में हुआ। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव, टोटल 7 देश सम्मिलित है। अब तक इसके 11 सम्मेलन हो चुके हैं। प्रथम सम्मेलन 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ था। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कौन से 2 कदम उठाए? तो देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और उसके द्वारा पहला महत्वपूर्ण कदम यह था कि 1982 ईस्वी में खेती को निजीकरण कर दिया, यानी खेती को सरकारी तौर पर सारा कुछ कर दिया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, सार्वजनिक, लेकिन निजीकरण का मतलब होता है सारा लाभ सरकार को होगा। ये निजीकरण खेती को कर दिए। इसके कारण कृषि उत्पादों तथा ग्रामीण आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, यानी इससे क्या हुआ, खेती बाड़ी में जो भी उत्पादन हो रहा था, ठीक है, उसमें गांव के आय में, जो गांव के लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो उसके आय में बहुत ही तेज़ी से वृद्धि हुई है। इसके बाद देखिए, क्योंकि सरकार जब इसमें इन्वॉल्व होगी ऑब्वियसली वृद्धि होगा, पूरे तरीके से सरकार हेल्प करेगी खेती बाड़ी करने में। दूसरा देखिए 2001 ईस्वी में चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया, यानी अपने देश का सामान किसी दूसरे देश में बेचना, क्योंकि विश्व व्यापार में क्या करते हैं, एक विश्व किसी दूसरे विश्व को कोई ना कोई चीज़ या फिर कोई सामान व्यापार करता है, वहाँ पर बेचता है, ठीक है, इसलिए इस संगठन में शामिल होते हैं और चीन 2001 में शामिल हो गया था और इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और आगे बढ़ाया। आगे यहाँ पर देखिए 12 नंबर, 1962 के बाद भारत चीन संबंध में क्या परिवर्तन आए? देखिए यहाँ पर 1962 का जो युद्ध हुआ था उसके बाद क्या परिवर्तन हुआ? तो पहले पॉइंट पर यहाँ पर देखिए भारत और चीन के बीच संबंधों को सामान्य होने में करीब 10 साल लग गए 1962 के युद्ध के बाद। 1976 ईस्वी में दोनों देशों के बीच में
पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल हो सके 1976 में। शीर्ष नेता के तौर पर पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी चीन के दौरे पर गए, यानी चीन गए थे। दूसरा यहाँ पर देखिए, बाद में राजीव गांधी बतौर प्रधानमंत्री 1988 ईस्वी में चीन के दौरे पर गए थे। इसके बाद से चीन के साथ भारत के संबंधों में ज़्यादा जोर व्यापारिक मसलों पर ही रहा, ठीक है, बाकी और कुछ भी मसलों पर नहीं रहा। और वर्तमान टाइम में चीन और भारत का जो संबंध है वो बहुत ही खराब है। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के कारणों का उल्लेख करें। किस कारण से भारत और चीन का युद्ध हुआ था? तो बस आपको जो यहाँ पर हूबहू पॉइंट लिखा हुआ है प्लीज़ ऐसे ही आंसर लिखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, हाँ, या फिर 3 नंबर में, ठीक है। 5 नंबर में अगर पूछा जाएगा थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज एक्सप्लेन कर दीजिएगा ये चारों पांचों पॉइंट लिखकर, और अगर 3 नंबर में पूछे तो इसी तरीके से शॉर्ट में लिख सकते हो। पहला देखिए क्या कारण था, चीन द्वारा तिब्बत की संस्कृति को कुचलने की खबरें आ रही थी। दूसरा, तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा को भारत द्वारा शरण देना। तीसरा पॉइंट, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद था। चीन ने भारतीय भूक्षेत्र में पड़ने वाले 2 इलाकों जैसे कि जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर अपना अधिकार जता रहा था चीन, ठीक है, यही सीमा विवाद था। आगे देखिए क्या रीज़न था, चीन ने अक्साई चीन इलाके पर सड़क बनाई, ये भी एक कारण था। और 5 नंबर 1962 ईस्वी में भारत पर चीन हमला कर दिया। इस कारण से 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच में युद्ध पनप उठी। आगे यहाँ पर देखिए 14 नंबर के आपका सर्जिकल स्ट्राइक क्या है? देखिए इसका उत्तर है सर्जिकल स्ट्राइक सेना द्वारा किसी खास लक्ष्य पर किया जाने वाला गुप्त एवं अत्यंत एक योजना के तहत हमला होता है, उसी को सर्जिकल स्ट्राइक बोला जाता है। यह आप सभी को पता होगा, लेकिन लिखना कैसे हो यहाँ पर आंसर दिया गया है। 28 सितंबर 2016 की रात को भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स कमांडोज ने अत्यंत गुप्त, ठीक है, गुप्त तरीके से नियंत्रण रेखा के पार, जो बॉर्डर रेखा होती है ना, उस रेखा के पार पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में घुसकर अचानक आतंकी शिविरों पर हमला कर इन्हें नष्ट कर दिया और एकदम सकुशल वापस लौट आए, यानी सुरक्षित तौर पर वापस भी लौट आए हमला करके। यह भारतीय सेना द्वारा किया गया एक सफल सर्जिकल स्ट्राइक था। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, दक्षिण एशिया सहयोग या फिर इसको बोल सकते हो सार्क की स्थापना का क्या महत्व है? यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप इसको लिख भी सकते हो कि इसकी स्थापना 1985 में ढाका में हुई। अब इसके क्या क्या महत्व है वो यहाँ पर देखिए, सार्क संगठन ने दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण तथा उसके आजीविका स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरा रीज़न है इसके द्वारा इस क्षेत्र में और अधिक विकास, सामाजिक उन्नति तथा सांस्कृतिक उन्नति का भी मार्ग खुल सके, प्रशस्त हो सके, ठीक है। आगे देखिए, इस संगठन के द्वारा दक्षिण एशिया के देशों में सामूहिक आत्मविश्वास की भावना को भी बढ़ावा मिला। तो ये था आपका इसका उत्तर। अब यहाँ पर जितने क्वेश्चन करवाए ना, इसी के अंडर से आपके एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100%। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाता हूँ यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर वाले भी क्वेश्चन है, इससे बाहर बिल्कुल भी आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, इसकी गारंटी है। तो जो भी नए व्यूअर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।